हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन पर। मैं हूं मनीष सरविया। हमारी जो डेली एमसीक्यू की जो सीरीज चल रही है, आज उसमें एक नया वीडियो है और हर बार की तरह इस बार भी वीडियो को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड मलेरिया डे 2025? तो ये इस साल जो हमने वर्ल्ड मलेरिया डे जो सेलिब्रेट किया, तो उसमें थीम क्या है इस बार की, वो हमारा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन, और बी ऑप्शन है टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, सी ऑप्शन है मलेरिया एंड विथ अस, डी ऑप्शन है जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी। तो ये चार ऑप्शन में से जो भी आपको सही लग रहा है, आप अपनी 5-10 सेकंड लीजिए और टिक कर लीजिए। फिर हम इसमें डिटेल में डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो उसमें से करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन सी, मलेरिया मलेरिया डे सेलिब्रेट करना शुरू किया था ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है WHO, उसका इनिशिएटिव है। और ये सेलिब्रेट क्यों क्यों डे सेलिब्रेट किया जाता है? अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए मलेरिया जैसी डिजीज से। और WHO यहाँ पे आया तो मैं बता देता हूँ, 7 अप्रैल 1948 में WHO को बनाया गया था। ये हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिनेवा में हेडक्वार्टर। जिनेवा में दोस्तों, जब भी जिनेवा है, आपको WHO के साथ आपको वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन याद रखना है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन याद रखना है, फिर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर यहाँ पे जिनेवा में ही है। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा में ही है। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर जिनेवा में ही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनेवा कहाँ लोकेटेड है? स्विट्जरलैंड में। और ये स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? बर्न। अब यहाँ पे मलेरिया के बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ दोस्तों। मलेरिया डिजीज, मलेरिया होता है मॉस्किटोज के काटने से। कौन सा मॉस्किटोज? ये फीमेल फीमेल एनोफिलीज, ये मॉस्किटो के काटने से मलेरिया होता है। अब ये जो फीमेल एनोफिलीज है, उसके अंदर एक पैरासाइट होता है, और उस पैरासाइट का क्या मतलब होता है? लिटल बहुत टाइनी ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग थिंग, जो ह्यूमन बीइंग की बॉडी को सिक, बीमार करती है। जैसे इसमें बैक्टीरिया भी आता है, जैसे फंगी भी पैरासाइट का ही पार्ट है। फिर प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ भी एक पैरासाइट का ये टाइप है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक टाइप है। प्रोटोजोआ में जो प्लाज्मोडियम है, पैराजोआ में जो प्रोटोजोआ में जो प्लाज्मोडियम है, वो होता है फीमेल एनोफिलीज जो मॉस्किटो है उसके अंदर। और वो जब ह्यूमन बॉडी के अंदर इंसेक्ट किया जाता है, जब वो बाइट करती है, तब वो इंसेक्ट करता है, तब वहां से वो लिवर में जाता है, और लिवर से वो मल्टीप्लाई होता है, डबल होता जाता है, और फिर वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है, और फिर बॉडी में स्प्रेड होता है, और ह्यूमन बॉडी को वो ये सिक करता है, बीमार करता है। यहाँ तक सही है दोस्तों? हाँ, मुझे लगता है कि हमने डिस्कस यहाँ पे इनफ कर लिया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो, यह है वर्ल्ड मलेरिया डे, और क्या थीम यहाँ पे? रीइन्वेस्ट, रीइमेजिन, रीइग्नाइट, ये वर्ल्ड मलेरिया डे 2025 की थीम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस टू अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए हुए, और उसमें से कौन से स्टेटमेंट, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट, इज आर करेक्ट, ऊपर में से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, वो आपको बताना है चीफ मिनिस्टर के बारे में। तो फर्स्ट ऑप्शन स्टेटमेंट है, गवर्नर इज कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू अपॉइंट द लीडर
ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन लेजिस्लेटिव असेंबली एज अ चीफ मिनिस्टर। तो मतलब गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड है कि उसको अपॉइंट करना, किसको अपॉइंट करना, मेजोरिटी पार्टी का जो लीडर है उसको अपॉइंट करना लेजिस्लेटिव असेंबली में एज चीफ मिनिस्टर, उसके लिए गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड है। ये ऑप्शन है हमारा, ये एक स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट, अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी अपॉइंटेड एज अ चीफ मिनिस्टर। तो जो मेंबर नहीं है लेजिस्लेटिव असेंबली का वो नहीं बन सकता। पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर, वो जो मेंबर नहीं है वो नहीं बन सकता। क्या नहीं बन सकता? चीफ मिनिस्टर, एज ए चीफ मिनिस्टर उसको अपॉइंट नहीं किया जा सकता। ये दूसरा ऑप्शन है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। तो इसमें से दोस्तों कौन सा करेक्ट है? करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है। करेक्ट ऑप्शन है हमारा दोस्तों ए, ओनली वन, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। कैसे? ये जो चीफ मिनिस्टर के बारे में लिखा हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 164 आर्टिकल है, उसमें चीफ मिनिस्टर के बारे में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि गवर्नर वो अपॉइंट करेगा चीफ मिनिस्टर को, और चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा वो कैसे डिसाइड करता है? जो भी पार्टी है, लार्जेस्ट पार्टी जो भी होगी उसका जो लीडर होगा उसको अपॉइंट करेगा। अब मान लीजिए कि लार्जेस्ट पार्टी एक भी नहीं है, तो कोएलिशन गवर्नमेंट जो कोएलिशन पार्टी जो है उसका जो लीडर होगा उसको अपॉइंट करेगा गवर्नर एज ए चीफ मिनिस्टर। ये आर्टिकल 164 उसका क्लोज 1 उसमें ये लिखा हुआ है। दूसरी बात उसमें लिखी हुई है कि गवर्नर अपॉइंट करेगा मिनिस्टर को भी। चीफ मिनिस्टर को पहले अपॉइंट कर लेगा, और कैसे करेगा? जो पार्टी का लार्जेस्ट पार्टी का जो लीडर होगा, या तो दूसरा ऑप्शन कोalition पार्टी जो है उसका जो लीडर होगा उसको सी एज ए सीएम अपॉइंट करेगा, नॉमिनेट करेगा। फिर ऑन द एडवाइस ऑफ द सीएम की एडवाइस के ऊपर मिनिस्टर को भी नॉमिनेट करेगा ये गवर्नर। और तीसरी बात इसी क्लोज 1 में लिखी हुई कि ये सारे के सारे चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर काम करेंगे प्लेजर ऑफ गवर्नर, मतलब गवर्नर की इच्छा के हिसाब से जब तक गवर्नर को सही लगे ये काम करेंगे। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या एक ये यहाँ पे लिखा है कि प्लेजर ऑफ द गवर्नर, इसका मतलब प्लेजर, जब भी गवर्नर को मन हुआ तो सीएम को निकाल देंगे, मिनिस्टर को निकाल देंगे, गवर्नमेंट को ये हटा सकते हैं। ऐसा लिटरली उसका मतलब नहीं है दोस्तों। प्लेजर ऑफ द गवर्नर मतलब गवर्नर की इच्छा के हिसाब से चलेगा, लेकिन गवर्नर की इच्छा किसके हिसाब से चलेगी? गवर्नर की इच्छा चलेगी आर्टिकल 163 में दिया हुआ है कि गवर्नर वर्क करेगा ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर जैसा बोलेगा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसा बोलेगा, उसकी एड एंड एडवाइस पे काम करता है गवर्नर। तो सीएम बोलेगा कि मुझे ये गवर्नमेंट को हटाना है या तो फिर ये इलेक्शन कराना है, तब वो इच्छा बनेगी गवर्नर की और फिर गवर्नर अनाउंस करेगा इसके लिए। तो गवर्नर अपना प्लेजर ऑफ द गवर्नर मतलब वो लिटरली लिखा हुआ है उसका मतलब वो नहीं होता है। ये हो गया, ये करेक्ट हमारा है कि अपॉइंट कर सकता है। पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कैन नेवर बी अपॉइंटेड एज चीफ मिनिस्टर। अब देखिए दोस्तों इसी में है आर्टिकल 164, उसका क्लोज 2 एक कह रहा है कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। मैं इसके ऊपर जाता हूँ जो ऑप्शन 2 है, लेकिन ये नंबर के हिसाब से आगे बढ़ते हैं तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सीएम और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। अब कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल का क्या मतलब होता है दोस्तों? कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है कि मान लीजिए कि किसी एक एजुकेशन, फॉर एग्जांपल एजुकेशन मिनिस्टर ने एक डिसीजन लिया कि भाई जो बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही है उसको स्कॉलरशिप को खत्म कर देंगे। एजुकेशन मिनिस्टर ने एक डिसीजन लिया। अब ओपोजिशन पार्टी जो है
ओपोजिशन पार्टी उसने बहुत अपोज किया, लेकिन गवर्नमेंट भी मतलब बाकी से सब मिनिस्टर और पूरी गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर के साथ है, उसको ये डिसीजन चेंज करने के लिए नहीं बोल रही है, और ओपोजिशन पार्टी ने यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन चलाया और नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, तो गवर्नमेंट को हटाया जाएगा। मतलब एक की गलती की वजह से पूरी गवर्नमेंट, पूरे सारे के सारे लोग, जितनी पूरी गवर्नमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोई अकेला इंसान किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कलेक्टिवली सारे लोग मिलकर वो जो भी हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब एजुकेशन मिनिस्टर ने कुछ गलत किया तो जाएंगे, फिर ये जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है वो भी जाएंगे। तो ये हो गया, मैंने क्लोज 2 बता दिया। अब क्लोज 3 क्या कह रहा है कि ओथ एंड एफर्मेशन, ओथ एंड एफर्मेशन लेना पड़ेगा, सिक्रेसी कि बातों को सीक्रेट रखेंगे। ओथ और एफर्मेशन, ओथ का क्या मतलब होता है दोस्तों कि जो भगवान में मानते हैं जो लोग वो ओथ लेंगे, और जो जो भगवान में नहीं मानते ऐसे लोग एफर्मेशन वो लेते हैं, शपथ लेते हैं। तो वो उसमें क्या होता है कि जैसे सीएम ने क्लोज 3 ऑफ आर्टिकल 164 उसके अंडर ये ओथ ली या तो एफर्मेशन लिया कि सिक्रेसी मेंटेन करेंगे। सिक्रेसी मेंटेन करेंगे मतलब कोई भी एक डिसीजन लेने में, कोई भी एक प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, कोई भी एक प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, और मान लीजिए कि सीएम को पता है कि उसके स्टेट में इतना एरिया जो है वहाँ पे एक प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, और अपने रिश्तेदारों को बता दिया कि यहाँ पे एक प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, तो यहाँ की लैंड की जो है हम खरीदेंगे तो इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अपने रिश्तेदारों को बताया, तो यहाँ के अपने रिश्तेदार, उसके रिश्तेदारों ने आकर क्या किया, यहाँ पे लैंड पहले खरीद ली। फिर गवर्नमेंट ने जब ये यहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए यहाँ पे लैंड खरीदना शुरू किया तो बहुत ज़्यादा पैसा मिला, और वो पैसा देना पड़ा, और किसको देना पड़ा, वो अपने रिलेटिव पहले से उसको बोल के रखा था, तो उसने लैंड खरीद के रखी थी, तो उसको भी पैसा मिलेगा। इस तरह का अगर ये ना हो, इसलिए सिक्रेसी की ओथ ली जाती है, अफर्मेशन लिया जाता है। मतलब मैंने एक एग्जांपल से बताया, ये ओथ लेने के बाद भी ऐसा हो सकता है, कोई रोकने वाला नहीं है, उसके बाद भी हो सकता है, लेकिन ये एक एग्जांपल है कि सिक्रेसी की ओथ क्यों ली जाती है। और कोई भी डिसीजन है जो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, अभी से ये मिनिस्टर ही मिलके सीएम के साथ डिस्कस हो रहा है, और सीएम मिनिस्टर के साथ डिस्कस कर रहा है, तो ना तो किसी फैमिली मेंबर को, ना तो किसी फ्रेंड को बताना, ये सिक्रेसी का लिटरली ये मतलब मैंने ये होता है, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ। और ऑप्शन फोर्थ है उसमें, ये ऑप्शन जो हमारा स्टेटमेंट हुआ उसका आंसर है कि कोई भी इंसान जो है वो मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन, और मिनिस्टर बन सकते हैं मतलब साथ में चीफ मिनिस्टर को भी, आप चीफ मिनिस्टर एग्जैक्टली ये वर्ड नहीं लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन आपको चीफ मिनिस्टर को भी काउंट करके चलना है। कोई भी इंसान जो है वो मिनिस्टर या तो चीफ मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन और वो अगर मेंबर नहीं है तब भी बन सकता है, लेकिन 6 महीने का टाइम ड्यूरेशन होता है कि उसको फिर से ये इलेक्शन होकर वापस जीत के, इलेक्शन में जीत कर वापस आ जाना होता है। अगर वो इलेक्शन में नहीं जीत पाया, या तो 6 महीने में वो फिर से इलेक्ट होकर नहीं आ पाया, तो फिर वो चीफ मिनिस्टर या तो मिनिस्टर आगे नहीं कंटिन्यू कर पाएगा। तो इसमें दोस्तों ये ऑप्शन ए हमारा सही है कि गवर्नर जो है कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड है अपॉइंट करने के लिए मेजोरिटी पार्टी का जो लीडर है उसको, और ऐसा नहीं है कि इंसान अगर कोई भी जो है वो मेंबर नहीं है तो लेजिस्लेटिव असेंबली का वो ये मिनिस्टर या तो चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता है, लेकिन 6 महीने का टाइम उसके पास होता है, उसके अंदर उसको बन जाना होता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस टू पावर एंड फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो चीफ मिनिस्टर के पावर और उसके फंक्शन से रिलेटेड हमें क्वेश्चन पूछा गया है, और स्टेटमेंट 1 हमारा है, द चीफ मिनिस्टर एडवाइज द गवर्नर इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द अदर मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर एडवाइज करेगा गवर्नर को, मतलब दूसरे मिनिस्टर को अपॉइंट करने के लिए। ओके, दूसरा ऑप्शन है, चीफ मिनिस्टर एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर क्या काम करेगा, लिंक का काम करेगा गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, ऑप्शन ए स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट हैं, और इसलिए ऑप्शन हमारा सी हमारा करेक्ट है, बोथ 1 एंड 2। अब देखिए फिर से हम आर्टिकल 164 के ऊपर आ जाते हैं। आर्टिकल 164 उसका क्लोज 1 ए कह रहा है कि जो गवर्नर है वो अपॉइंट करेगा चीफ मिनिस्टर को, और कैसे करेगा, जो पार्टी का जो भी पार्टी है, लार्जेस्ट पार्टी उसका लीडर है, उसको अपॉइंट करेगा एज ए चीफ मिनिस्टर, और उसकी एडवाइस पे नॉमिनेट किया जाएगा मिनिस्टर्स को। अब ये क्लोज 1 ऑफ आर्टिकल 164 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसमें लिखा हुआ है, तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा है,
ये एज ए लिंक का काम करता है। चीफ मिनिस्टर किसके बीच में लिंक का काम करता है? ये मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में एज ए लिंक का काम करता है। तो देखिए, अब इसके बारे में हमें जानना है तो आर्टिकल 167 देखना पड़ेगा। उसमें फर्स्ट क्लोज है कि जो भी कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड डेवलपमेंट हो रहा है स्टेट में, उसके ऊपर जो एक्शन लिया जा रहा है, या तो फिर लेजिस्लेचर लॉ से रिलेटेड कोई नई चीज डेवलप हो रही है स्टेट में, तो उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ये बातें बताना पड़ेगी किसको? गवर्नर को बतानी पड़ेगी। कौन बताएगा? सीएम बताएगा। कोई भी मिनिस्ट्री से रिलेटेड मामला हो वो बताएगा कौन? सीएम बताएंगे। तो इसके बीच का लिंक हुआ, ये बात हमें आर्टिकल 167 क्लोज 1 से पता लगती है। क्लोज 2, अगर गवर्नर को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए किसी भी मिनिस्ट्री से रिलेटेड, तो वो गवर्नर उसको डिमांड कर सकता है, उसके लिए वो इंफॉर्मेशन मांग सकता है, और वो देने का काम कौन करेगा? सीएम करेगा। ऑप्शन जो सब क्लोज 3 जो है आर्टिकल 167 का क्लोज 3 जो है वो क्या कहता है? फर्स्ट याद रखना दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेशन या तो लेजिस्लेचर से रिलेटेड कोई भी डेवलपमेंट हो रहा है तो सीएम को वो कम्युनिकेट करना पड़ेगा गवर्नर को, किसी भी मिनिस्ट्री से रिलेटेड। या तो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर गवर्नर मांग रहा है तो वो कोई भी मिनिस्ट्री से वो सीएम उसको प्रोवाइड करेंगे। ये इससे पता लगता है कि ये दोनों के बीच का लिंक है। और अगर कोई मिनिस्टर है उसने कोई डिसीजन ले लिया और उसमें गवर्नर को ऐसा लग रहा है कि ये जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से डिस्कस नहीं किया गया है या तो चीफ मिनिस्टर से डिस्कस नहीं किया गया और मिनिस्टर का डिसीजन है, तो ऐसे मामले में गवर्नर बोल सकते हैं, गवर्नर जो है वो बोल सकते हैं सीएम को कि आप इस मैटर को फिर से उसको रिकंसिडरेशन में लीजिए। तो ये आर्टिकल 167 सब क्लोज 1 क्लोज 2 क्लोज 3 उससे पता लगता है कि चीफ मिनिस्टर काम करता है एज ए लिंक बिटवीन द गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ऑप्शन 3 हमारे इसमें करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है दोस्तों। यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको फिर से कि सब क्लोज 2 क्या कहता है? कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसको है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को। थर्ड क्या कहता है? ओथ एंड अफर्मेशन लेनी पड़ेगी। ओथ एंड अफर्मेशन जो है मिनिस्टर बनने से लेना पड़ता है। ये फोर्थ है कि कोई भी जो है वो मिनिस्टर बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन उससे 6 महीने का टाइम होता है। 6 महीने के अंदर जीत के वो फिर से वापस आना पड़ता है, वरना वो फिर आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा एज जो मिनिस्टर बनाए या तो चीफ मिनिस्टर बनाए। फोर्थ ऑप्शन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टर्म्स ऑफ चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के बारे में क्या है? स्टेटमेंट 1, द टर्म ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज फिक्स फॉर 5 ईयर्स। मतलब चीफ मिनिस्टर का जो टर्म ड्यूरेशन है वो 5 साल तक फिक्स है। सेकंड ऑप्शन, सेकंड स्टेटमेंट हमारा ये कह रहा है कि चीफ मिनिस्टर होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। जब तक गवर्नर की इच्छा होती है चीफ मिनिस्टर तब तक वो अपनी पोजीशन पर रहते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? ऑप्शन ए हमारा 1 ओनली, ऑप्शन बी है 2 ओनली, ऑप्शन सी है बोथ 1 एंड 2 एंड ऑप्शन डी है नीदर 1 और नो 2। टर्न ऑन द लाइट्स प्लीज। ओके, तो अब इसमें देख लेते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो टर्म ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज फिक्स फॉर 5 ईयर्स। अब इसमें भी आर्टिकल 164 में आपको बता देता हूं दोस्तों कि क्लोज 1 भी हमने देख लिया क्या है, क्लोज 2 भी देख लिया, क्लोज 3 भी देख लिया और क्लोज 4 भी देख लिया। क्लोज 1 में लिखा हुआ है कि गवर्नर के प्लेजर ऑफ द गवर्नर, गवर्नर की जब तक इच्छा होगी तब तक ये चीफ मिनिस्टर अपनी पोजीशन पर रहेंगे। लेकिन लिटरली दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि लिटरली इसका मतलब ये नहीं होता है गवर्नर जब चाहे तब सीएम को हटा दे, ऐसा नहीं। एक्चुअली 5 साल का टाइम है, लेकिन उससे पहले भी जा सकता है। अगर मान लीजिए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ और उसमें कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाए, मेजोरिटी नहीं दिखा पाए
लेजिस्लेचर में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तब वो 5 साल से पहले भी जा सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। सेकंड ऑप्शन क्या है, चीफ मिनिस्टर होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। ये बात सही है, लेकिन लिटरली इसका मतलब ये नहीं होता। गवर्नर की इच्छा भी डिपेंड करती है आर्टिकल 360 163 के ऊपर, कि उसमें वो उसकी क्या इच्छा होगी, वो कैसे काम करेगा, वो भी डिपेंड करता है। एड एंड एडवाइस ऑफ गवर्नर को काम करना पड़ता है, एड एंड एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, मतलब चीफ मिनिस्टर जो एड एंड एडवाइस देंगे उसके हिसाब से गवर्नर को काम करना पड़ता है। तो ऑप्शन 2 हमारा इसमें करेक्ट है दोस्तों, याद रखिए, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। सेक्शन जो क्लोज 1 है आर्टिकल 164 का, वो ये कह रहा है कि गवर्नर अपॉइंट करेगा सीएम को, और सीएम के एडवाइस पे मिनिस्टर को, और वो उसकी प्लेजर पे काम करेंगे, वो उसकी इच्छा के हिसाब से काम करेंगे। इच्छा के हिसाब मतलब कितना टाइम ड्यूरेशन काम करेंगे वो सीएम की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। इच्छा डिपेंड करती है, ये आर्टिकल, वो इच्छा क्या रहेगी वो आर्टिकल 163 में लिखा हुआ है। देन ओके, क्लोज 2 ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। 3 है वो ओथ एंड एफर्मेशन लेनी पड़ती है सीक्रेसी की। 4 है कोई भी जो है मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन उसे 6 महीने का टाइम मिलता है, और उसके अंदर उसको जीत के आना होता है, वरना फिर वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चीफ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन चीफ मिनिस्टर के बारे में क्या है वो है हमें यहाँ पे दिया हुआ है। स्टेटमेंट 1 है, आर्टिकल 164 प्रोवाइड द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के बारे में बताता है। सेक्शन 2 स्टेटमेंट 2 ए दिया हुआ है कि आर्टिकल 167 आउटलाइन द ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर टुवर्ड द गवर्नर। तो 162 में गवर्नर के लिए क्या ड्यूटी है चीफ मिनिस्टर की, वो बताया। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। ऑप्शन ए है 1 ओनली, 2 ओनली, और सी है बोथ 1 एंड 2, और डी है नीदर 1 एंड नॉट 2। इसमें भी दोस्तों हमने ये डिस्कस कर लिया है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। आर्टिकल 164 उसका सब क्लोज कह रहा है कि चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट के बारे में लिखा हुआ है, करेक्ट है। कौन करता है, गवर्नर करता है। कैसे, क्या क्या बेसिस देखते हो कि लीडर जो है, किसका लीडर, लार्जेस्ट पार्टी का जो लीडर है वो बनता है सीएम, और अगर लार्जेस्ट पार्टी नहीं है तो कोएलिशन गवर्नमेंट। कोएलिशन गवर्नमेंट जो है उसका जो लीडर है वो बनता है सीएम, और सीएम की एडवाइस पे मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है। और 163 में मैंने आपको बताया, अभी हमने डिस्कस किया कि क्लोज 1 कह रहा है कि कोई भी डेवलपमेंट हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड या तो लेजिस्लेचर से रिलेटेड, कोई नया लॉ बन रहा है तो वो कम्युनिकेट करना पड़ेगा गवर्नर के साथ। दूसरा है कि अगर गवर्नर को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी सीएम को प्रोवाइड करनी पड़ती है। 3 है कि कोई एक डिसीजन कोई मिनिस्टर के द्वारा लिया गया और गवर्नर को लगता है कि उसको रिकंसिडरेशन करना चाहिए, तब भी ये गवर्नर उसको एडवाइस करता है सीएम को। तो विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, तो इसमें दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों। आर्टिकल 164 भी सही बता रहा है, अपॉइंटमेंट चीफ मिनिस्टर की होती है, और 167 में भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नर की तरफ सीएम की। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, 1 एंड 2 बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द रेफरेंस टू द रोल ऑफ द चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चीफ मिनिस्टर प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सही बात है, चीफ मिनिस्टर, क्योंकि बहुत सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का चीफ है वो, तो वही प्रिसाइड करेगा, वही। और ऑप्शन स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि अलॉट एंड रिसफल द पोर्टफोलियोज, तो वही अंडर द आर्टिकल 164 वही सीएम ही बताएगा कि कौन से मिनिस्टर को कौन सा पोर्टफोलियो मिलना चाहिए, और रिसफल अगर उसमें से चेंज करना है कि ये मिनिस्टर के पास से पोर्टफोलियो हटाकर दूसरे मिनिस्टर को देना है, तब भी ये सीएम कर सकते हैं, 164 में लिखा हुआ है। और तो इसमें भी दोनों ऑप्शन हमारे सही है, 1 एंड 2। दोस्तों 164 में फिर से बता रहा हूँ, 1 कह रहा है कि सीएम की अपॉइंटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है, मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है, कितने टाइम ड्यूरेशन तक काम करेंगे, प्लेजर ऑफ द गवर्नर, ये भी बात इसमें लिखी हुई है। 2 कलेक्टिवली उसका सब क्लोज जो है, क्लोज 2 है वो कह रहा है कि ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। तीसरा जो है वो क्लोज जो है वो ओथ एंड एफर्मेशन, सीक्रेसी की ओथ एंड एफर्मेशन के बारे में बात करता है। 4 जो है वो मिनिस्टर, कोई भी जो है मिनिस्टर या तो चीफ मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन 6 महीने का टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है, वो 164 में लिखा हुआ है। कैंपी फ्लैग्रे इज एक्टिव वॉल्केनो लोकेटेड इन विच कंट्री। कैंपी फ्लैग्रे जो है एक एक्टिव वॉल्केनो कौन सी कंट्री में लोकेटेड है, वो क्वेश्चन है हमारा।
दोस्तों इसका आंसर है बी, इटली करेक्ट आंसर है। ये देख लीजिए उसकी लोकेशन, कैंपी फ्लेग्रे। अब यहाँ पे रहा कैंपी फ्लेग्रे, ये एक्टिव वोल्केनो है और 2011 से लेकर 2024 तक एक्टिवली वहाँ पे इरप्शन होता रहा है, लैंड अपलिफ्ट होती रहती है, अर्थक्वेक जो आता रहता है, इस वजह से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। अब इटली से शुरू करते हैं दोस्तों। इटली के बारे में कुछ बेसिक बातें मैं आपको बता देता हूँ। इटली की जो कैपिटल है वो रोम है और दुनिया का सबसे बड़ा वाइन प्रोड्यूसर इटली है। और कुछ कार की जो ब्रांड है वो जैसे फरारी, वो इटली की ब्रांड है। और जैसे ये लैम्बोर्गिनी वो भी इटली की ब्रांड है। फिर फियाट वो भी इटली की ब्रांड है। फिर फोर्थ मेजराटी वो भी इटली की ब्रांड है दोस्तों। और फैशन के लिए कुछ जो ब्रांड फेमस है जैसे गुची वो भी इटली की ब्रांड है। फिर पराडा वो भी इटली की ब्रांड है। और फेंडी वो भी एक इटली की ब्रांड है जो बैग और शूज़ और ऐसी चीज़ें बनाते हैं। अब इंडोनेशिया के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको दोस्तों बता देता हूँ। जकार्ता जो है वो इंडोनेशिया की कैपिटल है और दुनिया का सबसे बड़ा आर्किपेलागो कंट्री है, मतलब 7,000 आइलैंड से बना हुआ कंट्री है। और सबसे ब्यूटीफुल आइलैंड जो है वो बाली है। जापान के बारे में, जापान का कैपिटल टोक्यो और माउंट फूजी की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। और फिलीपाइन तो उसकी कैपिटल है मनीला। मनीला जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो उसका हेडक्वार्टर है। एशियन डेवलपमेंट बैंक बनाया गया था 1966 में। और किसके लिए? इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉवर्टी को कम करने के लिए। कौन से एरिया में? पैसिफिक और एशिया वाले एरिया में पॉवर्टी को कम करने के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इसको बैंक को बनाया गया था। ओके दोस्तों, तो लास्ट तक आप हमारे साथ बने रहे दोस्तों, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आगे मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।